YouTube के सभी दर्शकों को नमस्कार दोस्तों, और जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनको भी नमस्कार। आज की क्लास मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले मैंने क्लास लिया था लाइव क्लास, और उस लाइव क्लास में कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण लगभग 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट की क्लास में से कुछ हिस्सा ही केवल रिकॉर्ड हो पाया है, अधिकतम हिस्सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो अब मजबूरी बस, एक तो YouTube पर भी मैंने कमिटमेंट किया है कि पूरा इस केमिस्ट्री के सीरीज़ को लाऊंगा, और दूसरा स्टूडेंट्स के लिए कि वो फिर से देख पाएँ, मुझे ये डबल से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और बिना स्टूडेंट का क्लास रिकॉर्ड करना थोड़ा मज़ेदार नहीं होता है, बट कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा कि इसको भी मज़ेदार बनाया जाए, जिससे कि जो लोग डबल से इसी लेक्चर को देखेंगे, अर्थात जो स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़े रहते हैं, वो डबल से जब इस क्लास को देखें तो उनको फिर ऐसा एहसास हो कि नहीं, ये हमारी क्लास ही थी। चलिए, तो अब देखें, जो लाइव क्लास होती है उसमें मैं सब कुछ ये साथ साथ बनाता हूँ। यूट्यूब के दर्शक जो देखते होंगे, जो स्टूडेंट, उनको पता है कि मैं साथ साथ बच्चों के बनाता हूँ, लेकिन अब चूँकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव है नहीं, तो मैंने पहले से इसको लिख लिया, जिससे कि थोड़ा सा समय बच जाए। तो दोस्तों, तैयार हैं आप लोग? शुरू करते हैं क्लास। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज का लेक्चर की कोडिंग जो मैं रोज़ करता हूँ वैसे कोडिंग कर देता हूँ। कोडिंग आज किया हुआ है तो एक बार समझा देता हूँ कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये MPPSC का बैच है। इसमें हम प्री और मेंस दोनों को मिला के पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको प्री के भी सारे कंसेप्ट और फैक्ट समझ में आ जाएं, मेंस के भी सारे फैक्ट और कंसेप्ट एक साथ समझ में आ जाएं। इवन अगर आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ भी अगर कुछ ऐसे जनरल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो बहुत आसानी से आप उसका आंसर दे पाओगे। उसके अलावा सभी स्टेट PSC, चाहे कोई भी राज्य PSC हो, उसमें भी आपको ये इक्वल बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम सामान्य अध्ययन के हिसाब से ही इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य कोई अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं तो उस वनडे एग्जाम में भी इसका पूरा वेटेज है। रसायन विज्ञान से जुड़ा अगर टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहा है तो। इसके साथ साथ यहाँ UPSC नहीं लिखा है, ध्यान रखिए। UPSC के लिए 2 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आज मुझे कैमरे से ही बात करना है और अप्रत्यक्ष रूप से आज मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ। तो UPSC में दोस्तों, UPSC का जो पेपर लेने का तरीका है वो बड़ा ही अलग है। खासकर जो MPPSC के स्टूडेंट हैं या MPPSC के पेपर लेने की जो प्रकृति है उससे एकदम अलग है। उसको स्टैटिक चीज़ों से मतलब होता नहीं है, वो करंट को जोड़कर पूछता है, कभी भी एकदम सिंपल क्वेश्चन सीधे वे में नहीं पूछ लेता है, उसके क्वेश्चन एकदम डायनामिक होते हैं। दूसरी चीज़ कि साइंस से क्वेश्चन वो भी पहले पूछता था मेंस में, लेकिन अब तो 2014 के बाद से आप देखेंगे तो कहीं भी साइंस से डायरेक्ट साइंस से कोई क्वेश्चन पूछ ले नहीं, प्रौद्योगिकी से पूछता है, करंट अफेयर्स को जोड़कर पूछता है। लेकिन फिर हम सोचते हैं कई बार कि क्या UPSC में इसका महत्व है? तो UPSC में भी इसका महत्व है। क्यों? क्योंकि प्रौद्योगिकी कोई भी पढ़ोगे आप, टेक्नोलॉजी जब पढ़ोगे तो उस टेक्नोलॉजी में स्वाभाविक सी बात है कि बिना साइंस के तो आप प्रौद्योगिकी पढ़ नहीं पाओगे। प्रौद्योगिकी का मतलब ही क्या है? एकदम सिंपल टर्म में हमको पता है कि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है। तो जो विज्ञान के नियम सिद्धांत अवधारणाएं हैं, उन नियम सिद्धांत अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए मानव जीवन को सरल और सुगम बनाने वाली जो भी वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन हम कर रहे हैं, उसी को क्या बोल देते हैं? प्रौद्योगिकी। तो जब विज्ञान आपको नहीं पता है तो आप प्रौद्योगिकी कैसे समझ पाओगे? तो आप तमाम प्रकार के टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, उस टेक्नोलॉजी में साइंस का महत्व है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बिना आप चीज़ें समझ ही नहीं पाओगे। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको बायोलॉजी के बारे में ढंग से पता नहीं है तो आप बायोटेक्नोलॉजी कैसे समझ पाओगे? ठीक वैसे ही आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, वहां से हम दूर हटकर पूरा विश्व बहुत तेजी से चाह रहा है कि हम क्या करें, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ें। और उस नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे ज़्यादा अगर संभावनाएं किसी में है तो किस में है? प्रकाश ऊर्जा में है। तो आप
सोलर पैनल के बारे में पढ़ोगे, सोलर सेल के बारे में पढ़ोगे, तो वो सोलर सेल, सोलर पैनल किसी विज्ञान के सिद्धांत पर ही तो आधारित है ना। अब उसमें लिख दिया जाएगा कि सोलर पैनल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको पता नहीं है तो कितना रट पाएंगे आप? रट के प्रतिस्पर्धा तो नहीं निकाल सकते ना, रट के परीक्षा निकाल सकते हैं, रट के परीक्षा जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन रट के हम प्रतिस्पर्धा नहीं निकाल सकते हैं। प्रतिस्पर्धा में क्या आ जाएगा, कैसे आएगा, यही समझ में नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो पता है क्या आएगा, मार्क कर देंगे। तो हो सकता है कि वो पेपर देख के आए हों। हमें तो पूरा सिलेबस पढ़ना है ना, पूरे सिलेबस को ढंग से पढ़ना है। और पहले ही आपको पता है कि पेपर की प्रकृति के अनुसार ही हमको पढ़ाई करना पड़ता है। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी की प्रकृति के अनुसार पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उसके अनुरूप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबे ख्वाब हैं। एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, यूपीएससी से आपको डीएम बनना है। अब इतने लंबे लंबे जब ख्वाब हैं तो डेफिनेटली आपको पढ़ाई भी तो उसी अनुपात में करना पड़ेगा ना। तो यूपीएससी में भी इसका पूरा वेटेज है। एक तो प्रीलिम्स में साइंस में आ जाएगा, ये मानता हूं बहुत लंबे समय से नहीं आ रहा है, लेकिन क्या भरोसा, प्रिडिक्शन तो कर नहीं सकते हैं। क्या भरोसा कि आने वाले सालों में साइंस से ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही मिला के 10 क्वेश्चन पूछ ले, क्या कर लेंगे हम? सिलेबस में तो है ही जनरल साइंस के नाम से। तो इसलिए हमको साइंस पढ़ना है, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है। और मैं बार बार जब भी ये टॉपिक जब भी पढ़ाता हूं तो मैं उस पर यूपीएससी, एमपीपीएससी, ऑल स्टेट पीएससी जरूर लिखता हूं, क्योंकि सबके लिए काम का आएगा। और हम लोग सिविल सर्विसेज के अप्रोच को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। दोस्तों, किसी चीज़ को पढ़ने का जो तरीका होता है ना, हमेशा कई बार मैं बोलता हूं कि हर गेम के अलग अलग नियम होते हैं। अब यही टॉपिक जो यहाँ पे मैं रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूं, किसी नीट और जेई के बच्चे पढ़ेंगे तो उनका अप्रोच ही अलग रहेगा। उनका पढ़ने का तरीका, उनका पढ़ाने का, जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने का तरीका भी अपने को उस लेवल पे उनको ले जाना पड़ेगा जिससे कि वहां का एग्जाम निकल जाए। और हमारे सिलेबस में भी है, आप लूसेंट का किताब उठा लेते हैं, कोई भी जनरल साइंस की किताब उठा लेते हैं, उसमें भी आपको ये परमाणु से जुड़ी बातें जो हम पढ़ रहे हैं वो तो है ही। तो हमारा अप्रोच कैसा है? हमारा अप्रोच है सामान्य अध्ययन का। और मैं क्लास में यहाँ पर जो लाइव क्लास चलती है उसमें मैं बच्चों को स्पष्टतः पहले यही बताता हूँ कि विशिष्ट अध्ययन का मतलब क्या होता है और सामान्य अध्ययन का मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ विशिष्ट अध्ययन के हिसाब से टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन के हिसाब से। इसलिए ये लेक्चर मुख्य रूप से उन्हीं लोगों के लिए है जो सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। कोई विशेष अध्ययन की तैयारी कर रहा हो, नीट जेई वगैरह, वो भी अगर इस लेक्चर को देख रहा है तो समझ में उसको कई बहुत सी चीजें आएंगी, लेकिन वो चाहे कि इससे उसका एग्जाम निकल जाएगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको विशिष्ट अध्ययन करना पड़ेगा, उसको डेरिवेशन करने पड़ेंगे, उसको फॉर्मूला पढ़ने पड़ेंगे, उसको कुछ न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, उसको पढ़ने का तरीका, अप्रोच अलग होगा। तो हम सामान्य अध्ययन के हिसाब से इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और एकदम बारीकी से चीजों को पढ़ रहे हैं। जो सिलेबस में है उसको समझते हुए, केवल लिखवाने वाला काम नहीं, लिखा हुआ तो नोटों में है, आप नोट्स देखिए लिखा हुआ है, जाके इतनी किताबें हैं, हर जगह तो लिखा हुआ है। तो फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों अपना समय खराब कर रहा हूं? आप क्यों लाइव क्लासेस मेरी ज्वाइन कर रहे हो? इसलिए ज्वाइन कर रहे हो ना कि आपको समझ में आए। तो मेरा पूरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं आपको समझाऊं, आपको केवल लिखवाऊं नहीं। आपको केवल आके यहाँ पे टॉपिक बोल के लिखवा दिया जाए, बता दिया जाए तो थोड़ी नहीं, आपको समझना है। और समझने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन चीज़ें आसानी से जब समझ में आ जाएंगी तो आप आंसर बहुत अच्छे से लिख पाओगे या किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। चलिए, तो आज अब बड़े दिनों बाद डायरेक्ट रिकॉर्डिंग वाली बात आई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले ईयर में ही रिकॉर्डिंग मैंने किया था कुछ लेक्चर्स का, और उसके बाद से पहली रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ी बातें हो गई। अब टॉपिक पे आ जाएं। तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने बात कर लिया कि ये चीज़ों के लिए हमारा लेक्चर है, यूपीएससी में भी भरपूर काम करेगा और दूसरे सब्जेक्टों में भी जरूरत पड़ेगी ना भाई। साइंस की जरूरत तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में ही पड़ जाएगी, भूगोल में पड़ जाएगी, एनवायरमेंट में पड़ जाएगी। अगर आप एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, पर्यावरण पर आपदा प्रबंधन पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इनमें भी साइंस के कंसेप्ट आ जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि ये क्या है। इसलिए साइंस बहुत जरूरी है, साइंस के बिना बातें नहीं बनती हैं। और जितना सामान्य अध्ययन में जरूरत है उतना मैं पढ़ा रहा हूं।
चलिए, तो आज का अब लेक्चर क्या है, लेक्चर की कोडिंग अब तक जो हमने लेक्चर पढ़ लिया है, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 24 तक मैंने पढ़ाया है। 24वां लेक्चर दोस्तों आपको पता है कि मैं जो पढ़ाता हूं लेक्चर 1.5 घंटे 2 घंटे के ही लेक्चर रहते हैं, क्योंकि पटवारी का लेक्चर रहे तो 30 मिनट में 15 मिनट में खत्म कर लें, 5 मिनट में खत्म कर लें। अब पढ़ रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो 5 मिनट 2 मिनट मजाक करके क्या मतलब है, मजाक कर लें यहाँ पे, फिर जाके पेपर में जाए तो सरप्राइज हो जाए कि ये क्या आ गया, ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है, ऐसा रोना ना रहे आपको। तो लेक्चर बड़े होते हैं, तो कई बार, जैसे पहली बार मैंने ऐसा किया था कि लेक्चर नंबर 24 जो था उसको 3 छोटे छोटे पार्ट में, एक 52 मिनट का, एक कुछ ऐसे ही 45 मिनट का और एक कुछ मिनट का करके 3 पार्ट में डाल दिया था। इसका भी कुछ हिस्सा जो रिकॉर्ड हो गया है वो आपको पहले ही मिल गया होगा, आप पढ़ के देखेंगे। तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 24 तक के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और आज का लेक्चर है 25। लेक्चर 25 में है क्या, तो लेक्चर 24 का फर्स्ट पार्ट देखे होंगे तो उसमें मैं एजेंडा हमेशा बनाता हूं कि क्या पढ़ाऊंगा। तो जितना एजेंडा मैंने उस समय सेट किया था, उस एजेंडा को उतने समय में नहीं समझ पाए थे हम, क्योंकि लाइव क्लास रहती है, सबको लेकर चलना पड़ता है। तो उस एजेंडा का कुछ हिस्सा बच गया था, इसलिए लेक्चर 1 नहीं, ये तीर सही नहीं लगा है, ऐसे लगा देता हूं, लेक्चर 24 का शेष भाग, जो कुछ बातें वहां बच गई थी, उन बातों को हमें आज के लेक्चर में करना था। जो लाइव ऑलरेडी मैंने अपने स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनको पढ़ा दिया है, बट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए रिकॉर्ड के लिए फिर से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो एजेंडा क्या है आज का, तो वही 24 जो लेक्चर है उसके कुछ पार्ट बच गए हैं, उस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, लेक्चर 24 में हम पढ़ क्या पढ़ रहे थे, तो हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था, थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा था, बोर या बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ा था, जो भी आप बोले, कुछ लोग बोर कुछ लोग बोहर बोलते हैं। तो बोहर के परमाणु मॉडल को विकसित होने से पहले कुछ पृष्ठभूमि बनी थी, कुछ और भी काफ़ी इन्वेंशन चीज़ें हुई थी, कुछ खोज हुई थी, उनके कारण उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था और उनका परमाणु मॉडल गलत भी हो गया था। गलत क्यों हुआ था, तो आधुनिक परमाणु मॉडल, इसके अगला वाला लेक्चर हमारा होगा 26। आधुनिक परमाणु मॉडल के विकास के लिए कुछ अवधारणाएं आई, 2 अवधारणाएं अभी आज बात करेंगे उसका, और वही 2 अवधारणाएं बोहर के परमाणु मॉडल को गलत भी सिद्ध कर दी। तो उन पृष्ठभूमि को हम पढ़ रहे थे, जो मुख्य रूप से फिजिक्स में भी आजकल मिल रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स चल रहा है आजकल, देखेंगे तो फिजिक्स में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मिलता है, लेकिन केमिस्ट्री में है। तो हम इतनी बातें जरूर पढ़ लेते हैं कि हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर रहे, बात समझ में आए, रटना ना पड़े। तो वो शेष भाग क्या था, एजेंडा हमारा अब क्या है, क्या पढ़ेंगे, क्या छूटा था, तो एक प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छूटा था। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है प्रौद्योगिकी में भी। मैं एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब आप प्रीलिम्स का प्री का आप यूनिट 9 पढ़ते हैं ना, यूनिट 9 जिसका नाम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसका पहला ही पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका पहला ही पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज आप देखते हैं कि सोलर पैनल का जो प्रयोग किया जा रहा है और भी कई चीज़ों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं डेली लाइफ में, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ही आधारित हैं। दूसरी चीज़, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे द्रव्य की द्वैती प्रकृति, उसके बाद पढ़ेंगे द्रव्य की द्वैती प्रकृति क्या, तो इससे पहले वाले लेक्चर में जाके देखिए, आप 24 में पढ़ाया हूं मैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति। प्रकाश की द्वैती प्रकृति मैंने पढ़ाया, या प्रकाश नहीं बोलना है तो आप विकिरण भी बोल सकते हो। द्वैती प्रकृति हमने देखा कि प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और उसी कण के रूप से ही इसका संबंध है, और दूसरा प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। फिजिक्स में आप ये डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ बेसिक्स मैंने पीछे बताया है। आज एक इसका बात यहाँ बचा है, इसको देखेंगे। और तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कैसे हमारे जो परमाणु का मॉडल हम पढ़ रहे हैं, आधुनिक परमाणु मॉडल जो पढ़ेंगे हम, बहुत ज़रूरी है। उसके बिना केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी, रटना पड़ेगा, डरोगे, बोलोगे साइंस नहीं पढ़ेंगे, छोड़ के जाते हैं। तो उसको पढ़ेंगे, उसकी पृष्ठभूमि भी ये बनाएंगे, ये दोनों, ये और ये दोनों मिलकर पृष्ठभूमि बनाएंगे आधुनिक परमाणु मॉडल की। और ये पृष्ठभूमि बना रहा है किसके लिए, तो बोहर के परमाणु मॉडल के लिए पृष्ठभूमि का काम किया था ये। और ये दोनों बोहर के परमाणु मॉडल के लिए
गलत साबित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाए थे। खैर, और इसके साथ अब द्रव्य की जब द्वैती प्रकृति पढ़ोगे तो आपको पता है कि ये प्रकाश को मैंने पढ़ाया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सर जब द्रव्य तरंग भी पढ़ाओगे आप तो विद्युत चुंबकीय तरंग और द्रव्य तरंगों में अंतर क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ बता दूंगा, और संभव रहा तो कुछ और छोटे मोटे फैक्ट बताऊंगा। अदरवाइज इतना एजेंडा तो हमारा आज का है पढ़ने का, जिसमें से ये वाला टॉपिक ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है लाइव क्लास में ही, इतना ये पार्ट रिकॉर्ड हो गया है। तो ये तो आपको पार्ट 3 जो इसका मिलेगा उसमें ऐसे ही मिल जाएगा, पार्ट 3 में मिल जाएगा, क्योंकि ये मैं आज के अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लेक्चर उसमें ये वाला शामिल नहीं करने वाला हूँ, थोड़ी बहुत बता दूंगा। वैसे यूट्यूब पे डल जाएगा पूरा, इसका 15-16 मिनट का वीडियो आपको डल जाएगा, मिल जाएगा, इस पर मिल ही गया होगा, शायद आप पढ़ लिए हों। इन दो बातों को और ये तीसरी ये बात को हम आज कवर करने वाले हैं। लाइव क्लास में मैं हमेशा ये कोडिंग करता हूँ, तो कम से कम जो लाइव क्लास स्टूडेंट देखते हैं वो फिर रिकॉर्डिंग जब देखने जाएं तो उनको कहीं से ऐसा ना लगे कि हम कोई रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं। इसलिए मैंने पहले से लिखा तो ज़रूर था, लेकिन पूरी बात को फिर से एक बार समझा दिया कि इस बोर्ड पर जो लिखा है इसका मतलब क्या है। और अब मैं 1 मिनट के लिए हटूंगा, क्योंकि हालांकि मैं एकदम नहीं मानता कि आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके लिखते तो हो नहीं, सेव करके कहीं रखे हो, पता चलता है कि थोड़े समय बाद मोबाइल का डेटा फुल हो गया है तो डिलीट मार देते हैं, फिर ढूंढते रहे कहाँ, फिर वीडियो देखेंगे। अरे 10 बार वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है, एक बार वीडियो देखो, डायग्राम बनाओ, साथ साथ लाइव क्लास को फिल करो आप। तो मैं हट जाता हूँ, फिर भी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा। मैं यहाँ हट गया, स्क्रीनशॉट आप ले लिए। अब हम लोग इसके पहले टॉपिक को पढ़ते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। चलिए, तो अब क्लास हमारी रियल में शुरू हो रही है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कुछ भी लिख के पहले से नहीं बताऊंगा, ये तो बस लिखा था, जैसे रेगुलर क्लासेस रहती हैं वही क्लासेस रहेंगी, पढ़ाऊंगा वैसे ही लिख के, वैसे ही सारी बातें समझा कर लिखवाऊंगा भी, समझाऊंगा जितना लिखवाना है लिखवाऊंगा ही, भले ही अब डबल से काम मेरे लिए हो रहा है आज का, लेकिन ठीक है, चलेगा। अब आप हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव। वैद्युत प्रभाव और विद्युत प्रभाव दोनों एक ही बात होता है, ध्यान रखिएगा। चाहे आप विद्युत प्रभाव बोल लो, चाहे आप वैद्युत प्रभाव बोल लो, दोनों एक ही बात है। इससे आपको कहीं भी विचलित नहीं होना है कि वैद्युत और विद्युत में अंतर है, कई बार यही लोगों को नहीं आता। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश विद्युत प्रभाव। और अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लिख रहे होंगे, जो लोग साथ लिखते हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आप ध्यान से पहले बात को समझ लो कि ये है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिए आप कि प्रकाश को, ये मैं पीछे बता दिया हूं लेकिन एक बार फिर आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं कि प्रकाश को, थोड़ा नीचे लिखता हूं, प्रकाश जो है, इस प्रकाश को दो चीजें या प्रकाश की द्वैती प्रकृति की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रकाश की द्वैती प्रकृति की आवश्यकता क्यों पड़ी बता चुका हूं पहले, लेकिन अब थोड़ा सा जो डायरेक्ट ये लेक्चर देखे उसको भी बात समझ में आए, बाकी पीछे जाके आप देखिए प्रकाश की द्वैती प्रकृति की आवश्यकता क्यों हुई, क्या जरूरत पड़ा कि प्रकाश की 2 प्रकृति ढूंढी गई। कारण था, कारण क्या था, तो प्रकाश में बहुत से गुण पाए जाते हैं, प्रकाश के बहुत से गुण हैं, और बहुत से गुण सारे लिखूंगा नहीं, आप सुने होंगे कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, फिजिक्स की बात है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश को विकिरण भी यहां बोल सकते हैं, पीछे जाके पढ़िएगा। तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इस तरीके के तमाम गुण पाए जाते हैं। तो उन सारे गुणों का जब लैब में प्रैक्टिकल करके देखना चाहते थे ना, तो सारे का प्रैक्टिकल केवल तरंग मान लेते थे कि प्रकाश एक तरंग है, तब भी उसके सारे गुणों की व्याख्या नहीं होती थी, कुछ का तो हो जाता था। जैसे व्यतिकरण फिजिक्स में आप पढ़े हैं, मैंने यहाँ पढ़ाया भी है, मौका मिला तो यूट्यूब पर पूरी फिजिक्स की सीरीज भी लेकर आऊँगा, अपलोड कर दूंगा। व्यतिकरण और विवर्तन का नाम सुने होंगे आप, विवर्तन, ऐसे कई, इवन अपवर्तन और परावर्तन का भी हो गया, बहुत कई गुणों का व्याख्या तो इससे हो गया तरंग मानकर। लेकिन
कुछ प्रकाश के और भी गुण हैं जिनकी व्याख्या तरंग मानकर न की जा सकी, जिनकी व्याख्या तरंग मानने पर हो ही नहीं पाता था। और जैसे यही प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूं, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मैं इसको शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपके समझने के लिए। इसकी व्याख्या तरंग से हो ही नहीं पा रही थी। क्यों नहीं हो रही थी अभी हम देखेंगे, और उतना हमें सामान्य लेवल पे ही चलना है, आपको बातें क्लियर कट समझ में आए, बस यही मेरा प्रयास रहेगा। तो इसकी व्याख्या नहीं हो पाई। और भी ब्लैक बॉडी से जो उत्सर्जन होता है, पीछे मैंने आपको ब्लैक बॉडी पढ़ा दिया है, आदर्श कृष्णिका ब्लैक बॉडी, इससे जो उत्सर्जन होता है प्रकाश का, इसके बारे में भी चर्चा नहीं हो, इसके भी व्याख्या नहीं हो पाया। तो कई ऐसी चीज़ों का व्याख्या किससे नहीं हो पाया, तरंग से नहीं हो पाया। तो फिर कण माना गया इसको, और अंततः आज भली भांति माना गया है कि प्रकाश के जो विकिरण होता है, तरंग होती है, विकिरण है, प्रकाश जो है, इसमें दो गुण पाए जाते हैं, एक तरंग का और एक कण का। ये पीछे के लेक्चर में मैंने कवर किया है, वहां से जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ आते हैं, तो सबसे पहला बात तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपको यही जानना है, सबसे पहला बात तो यही जानना है कि इससे प्रकाश के कणीय प्रकृति की व्याख्या होती है। प्रीलिम्स में मान लीजिए आप लोगों से यही पूछ ले कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के किस गुण को दर्शाता है, तो क्या बताएंगे आप, कणीय प्रकृति को दर्शाता है। पहली बात तो हम समझ लीजिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या दर्शाता है। अब देखिए, फैक्ट कंसेप्ट दोनों साथ चलेगा। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए समझिए क्या करना पड़ेगा। पहले एक विद्वान था, एक वैज्ञानिक था, विद्वान था, इसके बारे में आप कई बार सुने होंगे, जिसका नाम था फ्रेडरिक, कुछ लोग क ना बोलकर च बोलते हैं, फ्रेडरिच, किताबों में भी लिखा होता है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रेडरिच हर्ट्ज, कुछ लोग इसको हर्टज भी पढ़ते हैं, बट सही नाम इसका हर्ट्ज ही है, हर्ट्ज बोलते हैं। तो फ्रेडरिक हर्ट्ज ने क्या किया कि निर्वात नली, मैंने पीछे पढ़ाया है आपको, देख लीजिएगा आप। इसने क्या किया, एक निर्वात नली लिया, निर्वात नली क्या, पीछे मैंने उसके बारे में लिखवाया भी है, बताया भी है, और यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं अगर चाहते हैं देखना तो एक निर्वात नली लिया, और इस निर्वात नली में एक धातु की प्लेट इधर लगाया, एक धातु की प्लेट इधर लगाया। अच्छा, हम लोग सामान्य दिन के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा इस पर जोर नहीं डाल रहा हूँ। कुछ लोग आपको बोल सकते हैं, कई किताबों में आप पढ़ सकते हो कि ये वाला काम ये नहीं किया था, बल्कि हालवाक्स और मिलिकॉन ने किया था, इसने तो केवल अवधारणा दिया था, खोज किया था, बताया था कि प्रकाश किसी भी धातु की सतह पर अगर प्रकाश डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो हम पहले ही बता रहा हूं कि आपको जीएस के हिसाब से स्टडी करना है, मैं आपको समझ को केवल विकसित करने के लिए बता रहा हूं, तो मैं अपने हिसाब से इसको डिजाइन करके बता रहा हूं। उसने क्या किया, धातु की दो प्लेट ले लिया और एक बैटरी ले लिया, बैटरी का एक धनात्मक सिरा एक तरफ जोड़ दिया, जिसको धनात्मक से जोड़ते हैं वो प्लस आ गया, इसका नाम दे दिया एनोड, इसका नाम दिया क्या, एनोड, वो तो पहले भी हमने पढ़ लिया है ये बात। और जिसको माइनस से जोड़ा उस पर माइनस विभव आ गया, विभव फिजिक्स की बात है, पहले भी बताया हूं, तो इसको बोलते हैं कैथोड, कैथोड। अब क्या किया उसने कि इसमें कोई एक खिड़की रख लिया, ऐसे खिड़की रखा, अभी इस पे धारा नहीं बह रही थी, देखो इसमें विद्युत धारा कहीं बह नहीं रही थी। अगर निम्न दाब पे कुछ गैसें भी हों, यहाँ पर निम्न दाब पे कुछ गैसें यहाँ भरी हुई हैं, विसर्जन नलिका पीछे जाके पढ़ लीजिएगा, तब भी यहाँ पे वोल्टेज कम रखा गया था, धारा नहीं बह रही थी, अमीटर लगा दिया गया था। बोलोगे सर कैसे पता चला धारा नहीं बह रही थी, तो एक अमीटर लगा दिया होगा वो दोनों को जोड़कर, ये देखिए अमीटर लगा दिया जो धारा को मापता है, तो इसमें कोई धारा नहीं बह रही थी। उसने क्या किया कि इस पर पराबैंगनी तरंगे डालने लगा, किस पर, कैथोड पर, और जैसे ही पराबैंगनी किरणें डाला तो उसने देखा कि इस अमीटर में धारा आ गया है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर इस टाइप की
मिली एम्पियर बहुत छोटे एम्पियर में, लेकिन हम समझने के लिए कि इसमें कुछ धारा बनने लगा, मतलब धारा बहने लगा, तो उसको लगा कि ये क्या हो गया, कहीं वोल्टेज तो ज़्यादा नहीं कर दिया मैंने, देखा तो वोल्टेज तो ठीक है। तो उसने बोला कि यार ये तरंग डाला हूं ना, तरंग को रोक देता हूं। ये पराबैंगनी जो तरंग है, पराबैंगनी किरणें सुने होंगे आप, और पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया है। पराबैंगनी किरणें जैसे इस पे डाला तो विद्युत प्रवाह होने लगा, इसमें विक्षोभ आ गया, और देखा तो वोल्टेज तो उतना ही है यार, फिर ऐसा क्यों हो गया। तो उसने क्या किया कि इस प्रकाश को रोक दिया, पराबैंगनी किरणों को थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, रोक दिया। जैसे ही रोका तो देखा फिर से धारा बंद हो गई, फिर से जीरो पे आ गया, ये फिर से धारा बंद हो गई, फिर से जीरो पे आ गया। तो इसके दिमाग में एक बात क्लिक हो गई, अच्छा फिर डबल से किया, डबल से वही पराबैंगनी किरण डाला, फिर से धारा बनने लगी, फिर यहाँ पे सुई हिलने लगी, फिर हटा लिया, फिर सुई जीरो पे आ गई। तो उसने एक बात को एकदम स्पष्ट रूप से समझ लिया कि जब किसी धातु की सतह पर कुछ विशेष आवृत्ति की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पीछे लेक्चर में जस्ट पीछे वाले में समझाया हूं, 24 में जाके देख लीजिएगा आप। तो एक विशेष आवृत्ति की अगर प्रकाश को, विकिरण को किसी धातु के सतह पर जब हम डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। भाई धारा, धातु में धारा बहने का कारण ही क्या है कि धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ध्यान रखिएगा कि केवल इलेक्ट्रॉन के ही प्रवाह से धारा नहीं बनती है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से धारा बहती है, लेकिन कुछ अन्य जैसे इलेक्ट्रोलाइट में आयनों के कारण धारा बहती है, विद्युत अपघट्ट में। तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, वहां देखा जाता है। अर्धचालकों में भी कोटर हो जाते हैं, कुछ कोटर और इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है। तो फिजिक्स पे हम ना जाकर, और आप ये चीजें सुनकर आपको दिक्कत ना हो अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़े हो, तो इसलिए इन बातों को यहाँ इंट्रोड्यूस जरूर कर दे रहा हूं, लेकिन इस पर आप ज़्यादा दिमाग ही मत लगाइए। बस ये समझिए, आपको हर बात यहाँ समझ में आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए, सॉरी धारा को बहने के लिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे थे, और जैसे ही पराबैंगनी किरणें हमने डाला तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गए। लिखवाऊंगा सारा, टेंशन मत लो। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तभी तो धारा बन रही है ना। तो उनको एक बात एकदम 100% क्लियर हो गया। और क्या क्लियर हुआ, अब इसको सिंपल करके एग्जाम में आपको इतना क्लिष्ट कुछ नहीं बनाना है, एकदम सिंपल बताना है। क्या कि ये कोई धातु का सतह है, ये देखिए कोई धातु है, कोई धातु की शीट है, और इस पर आप क्या करिए, एक उचित आवृत्ति का, एग्जाम में डायग्राम बनाना भी है तो यही बनाना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कल के पेपर नई दुनिया में, सुबह वाली क्लास में बच्चों को बताया भी था कि नई दुनिया जो अखबार आता है यहाँ एमपी में, उसमें लिखा था, बताया था, और दैनिक जागरण में भी था शायद, कि हम लोग जो CFL का प्रयोग कर रहे हैं, उन CFL के प्रयोग से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे, वो न्यूज़पेपर में था, आप पढ़ लीजिएगा, और आगे मैं उसको कवर भी करूंगा। तो एक उचित आवृत्ति का प्रकाश, अभी इस बात को समझेंगे आपकी उचित आवृत्ति क्यों मैं बोल रहा हूँ। एक उचित आवृत्ति का प्रकाश जैसे ही आपतित कराया तो उसने देखा कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होते हैं, सतह पर आने लगते हैं। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के सतह पर आने लगते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन निकल क्यों रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्रकाश के आपतित होने से, प्रकाश के इस पर गिरने से। तो जो इलेक्ट्रॉन निकले ये ना, इन इलेक्ट्रॉनों का नाम क्या दे दिया भाई, प्रकाश के कारण निकल रहे हैं ना, तो इनका नाम दे दिया क्या, प्रकाशी इलेक्ट्रॉन। बोलने से बढ़िया है हिंदी में भी फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो मतलब प्रकाश, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इसका नाम दे दिया, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और इस घटना को, जिस घटना से ये काम हो रहा है, क्या बोल दिया गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इस घटना का नाम दे दिया गया क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब जब किसी धातु की सतह पर एक उचित या निश्चित आवृत्ति की प्रकाश को आपतित कराया जाता है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा इससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी जाती है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कितना मजेदार चीज है, सोचो। इसी का प्रयोग करके तो आज सौर पैनल हम देख रहे हैं, इसी का प्रयोग है एक तरीके से। तो प्रकाश के गिरने से, उचित आवृत्ति का प्रकाश गिरा और उससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे।
इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव, देखो प्रकाश के कारण विद्युत बन सकता है, आइडिया उनके दिमाग में है कि प्रकाश के विद्युत बनाने के लिए प्रकाश ही काफी है, प्रकाश से विद्युत ऊर्जा बन जाएगी, तो इसलिए इसका नाम दिया गया क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश के कारण विद्युत के उत्पन्न होने के प्रभाव को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब दोस्तों एक चीज मैं देखता हूं कि खासकर स्टेट पीएससीओ में कि स्टूडेंट्स कुछ आते हैं बोलते हैं सर थोड़ा इसको 3 में लिखवा दीजिए, 3 नंबर में कैसे लिखेंगे, इसको 5 नंबर में, इसको 11 नंबर में। एकदम जरूरी है, टीचर का यह धर्म बनता है कि वो पढ़ाने के बाद आपको आंसर लिखने का तरीका बताए कि कैसे आपको कम शब्दों में अधिक डायमेंशन कवर करना है, कैसे आपको ज्यादा अगर 100 शब्द लिखना है, अगर उससे ज्यादा भी शब्द लिखना है 200 शब्द में, तो ज्यादा डायमेंशन कैसे कवर करें हम। बीए अप्रोच नहीं लगाना है कि एक ही बात को घुमा घुमा के करना है, तो ये तो टीचर बताएगा, लेकिन ये तो न्याय नहीं है ना कहीं का कि हम पूरे सिलेबस को ही 3 नंबर 5 नंबर 11 नंबर में पढ़ लें। और इसलिए अभी जब ये लाइव क्लास, इसी की लाइव क्लास चल रही, तो मैं बच्चों से बोला था, मैं अभी बोला कि उनको भी लगेगा कि हम लाइव क्लास वाली मेरी क्लास रिकॉर्ड है, इस पर पढ़ी है, तो मैं उनको बोला कि 3 5 11 करने से कुछ नहीं होगा। 3 5 11 सारे चीजों को आप सोचो आप खुद ही ना, कि मैं अगर बोलूं कि चलो लिखो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, उसकी परिभाषा लिखवाऊं, फिर बताऊं कि चलो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, क्वेश्चन लिखो, परिभाषा लिखाऊं, ऐसे पढ़ाई होगी? आपका तर्क कहां है? फिर आप अपना दिमाग लगा के कैसे लिख पाओगे? फिर तो सबके लिए वही हो जाएगा ना, 6ठी से 8वीं क्लास तक जो टीचर लिखवाते हैं क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर सारे वही रट के आएंगे, अपने मन से क्या लिखेंगे? आपका अगर माध्यम जो है उस माध्यम पर कमांड है, हिंदी है इंग्लिश है जो भी माध्यम है, माध्यम पर कमांड है और सही से चीजों को समझे हुए हो, तो अपने हिसाब से कैसे उसको लिखना है, कितना डायमेंशन कवर करना है, आप ज्यादा बेहतर कर पाओगे, ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। कैसे लिखना है वो तो टीचर बताएगा ही कि आप कैसे ज्यादा डायमेंशन कवर करो, कॉमा का प्रयोग करना है, हर बात को ले जाके लास्ट तक नहीं पहुंचाना है कि होता है करता है लास्ट तक। लेकिन बिना समझ के केवल लिख लेना कहाँ का न्याय है? और इसलिए तो फिर बोलते हैं कि हम हड़प्पा से यहाँ पे हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा है हमारा, तो कैसे निकलेगा? और फिर बोलते हैं कि भगवान हमारे किस्मत में ऐसा क्यों लिखे हुए हैं कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। भैया तो आप अपनी किस्मत बिगाड़ रहे हो ना, लक तो है एग्जाम में, ऐसी बात नहीं कि लक नहीं है, लेकिन लक से पहले खुद तो तैयार हो। तुमने 3 5 11 किया है, कैसे काम चलेगा? समझा ही नहीं है तुमने। खैर टॉपिक पे आए, तो आपके दिमाग में लग रहा होगा कि थोड़ा इसको लिखवा दें, तो मैं अभी इसको समझाऊंगा, लेकिन समझाने से पहले इतनी बात लिख लेते हैं जिससे कि आपको भी तसल्ली हो जाए कि लिखते चल रहे हैं। तो लिखिए, और वैसे भी लाइव क्लास वालों के पास तो लिखा हुआ इसका है, तो लिख लीजिए इसको, इतनी बात लिखिए, फिर इसको मिटाऊंगा और आगे बढ़ेंगे, इसको पूरा समझाऊंगा मैं भी आपको। लिखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपको लिखना है, प्रकाश लिखो, पहले ऐसे लिखो, जब धातुओं की सतह पर, जब धातुओं की सतह पर एक उचित आवृत्ति की प्रकाश को आपतित कराया जाता है, जब धातुओं की सतह पर एक उचित आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया जाता है, उचित शब्द का मतलब अभी समझ में आएगा, जस्ट इसके बाद, उचित आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया जाता है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, तथा इस घटना में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को, तथा इस घटना में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तथा इस घटना में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब नीचे आप स्टार बना लीजिए, नीचे उसके जैसे ऐसे स्टार बना लीजिए और उस स्टार में कुछ बातें लिख लीजिए, 1 2 3 करके ऐसे लिख लीजिए। 1 में लिख लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना
प्रकाश के कणीय प्रकृति की व्याख्या करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रकाश के कणीय प्रकृति की व्याख्या करती है, या उल्टा भी बोल सकते हो कि प्रकाश के कणीय प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव के घटना का व्याख्या करता है। तो उल्टा भी बोल सकते हो, इधर से भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। दूसरी बात क्या लिखोगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम विद्वान फ्रेडरिच हर्ट्ज ने किया था। विद्वान फ्रेडरिच हर्ट्ज ने किया था। कैसे किया था समझा दिया, हमको नहीं लिखना एग्जाम में इतना चीजें। किया था। इसके बाद नंबर 3 पे भी एक बात लिखो। कई बार आपके दिमाग में आता है सर जो आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा लिखवाया है उसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? इसलिए तो समझा रहा हूं ना। मैं पहले बोला कि लिखवाने के लिए नहीं आया हूं ना, लिखवाने के लिए क्लास लगा रहा हूं मैं। मेरी क्लास पूरी समझाने पर होती है। भले ही छोटी बातें समझने में 20 मिनट लग जाएगा, आधे घंटे लगेगा, कोई बात नहीं है। समझो धीरे धीरे, लिखो फास्ट, ये रूल है एग्जाम का भी। आप देखो मेंस बहुत फास्ट लिखना पड़ता है। समझो धीरे धीरे, लिखो फास्ट, और उसके साथ साथ यहां पर जब आप चीजें लिख रहे हो तो समझ में आना चाहिए कि चीजें क्या एक्यूरेट बातें समझ में आनी चाहिए। अगर मान लो आपको इस क्लास में, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास रहता है तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है तो अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे? फ्रेडरिक हर्ट्ज ने इसकी खोज किया था। और उसके साथ साथ कई बार ऐसा तो क्या अन्य शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं क्या? थोड़ा हम तो लिख लो, एकदम छोटे एक लाइन में और तरीके से लिख सकते हो। हिंदी पे कमांड है ना तो लिख सकते हो। लिखो, प्रकाश के प्रभाव से, क्यों इतनी बातें लिखे कि धातु की सतह पर आपतित कराई जाती है, तो मत लिखो इतना, शॉर्ट में लिखो। लिखो, प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु के सतह से प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने की घटना को, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन या उत्सर्जित होने की घटना को, उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और बाकी वही लिखना है, तथा इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तथा इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब अगर आपको हिंदी पर कमांड है तो मैं जो बात अभी समझाया इसको कितने तरीके से लिख सकते हो, रटना नहीं है। कॉपी लेकर रटने लगोगे, टीचर का लिखवाया हुआ एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले ही समझा दिया कि प्रतिस्पर्धा है, परीक्षा नहीं है। अब अगर इसका आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, मैं इसको मिटाता हूं और थोड़ा इस बात को और आगे ले चलता हूं। ध्यान रखिए, हर्ट्ज ने इस बात को बता तो दिया था, लेकिन जितना ये प्रयोग बताया था ना मैं यहाँ पे, ये सारा प्रयोग यही नहीं किए थे। मैं पहले ही बताया कि हम जीएस के हिसाब से समझना चाहते हैं, हमसे थोड़ी डायग्राम बना के ये सब पूछेगा। तो आखिर में इस बात को और आगे कौन बढ़ाया? तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए लोग आए। और ये बात दिमाग में आप रखिएगा कि खोज तो किसने कर दिया? हर्ट्ज ने। तो ये चार्ट आप मेरे साथ पहले बना लीजिए। अगर साथ लिख रहे होंगे तभी मजा आएगा पढ़ाई का, नहीं तो फिर केवल देखने सुनने से तो फिर वो फिल्म ही बनेगा। खोज किसने किया? केवल हर्ट्ज लिखता हूं मैं। अब इस हर्ट्ज के कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, हर्ट्ज के कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मतलब इस घटना का, किस घटना का? प्रकाश विद्युत प्रभाव का। इस घटना, यहां लिख देता हूं प्रकाश विद्युत प्रभाव। मैं नहीं चाहता कि कोई सिंगल चीज भी आपके दिमाग में, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना का प्रायोगिक प्रदर्शन करने के लिए, प्रायोगिक प्रदर्शन में निम्नलिखित 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। निम्नलिखित 3 विद्वानों का, और भी लोग थे, बहुत से लोग, लेकिन 3 का महत्वपूर्ण योगदान है। 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब फैक्ट भी इसमें आ रहा है, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण योगदान रहा। कौन कौन से थे वो?
आप ऐसे इसको लिखेंगे, नहीं लिखना है तो अभी सुन लो, देख लो, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। 3 का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक का नाम था हॉलवैक्स, कुछ लोग हॉलवैक्स बोलते हैं, कुछ लोग हॉलवैक्स बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे। हॉलवैक्स लिखा रहता है किताबों में तो मैं ऐसा लिख दिया। एक तो थे हॉलवैक्स, दूसरे थे लेनार्ड। ध्यान रखिएगा, ये जर्मनी में पैदा हुए जर्मन साइंटिस्ट थे। ये हंगरी में जन्मे थे, जन्म तो इनका हंगरी में हुआ था। नाम बड़े बड़े हैं, फुल नाम लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में ये भी जर्मनी में ही रहने लगे तो जर्मन ही कहलाते हैं ये भी, फिलिप लेनार्ड। और तीसरा था जो और महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसका नाम था मिलिकॉन, कुछ लोग मिलिकन बोलते हैं, मैं मिलिकॉन कान न बोल के मिलिकन ही बोल देता हूँ, आप मिलिकान देखिएगा लिखा होगा, R.A. मिलिकॉन। इनका नाम था रॉबर्ट एंड्रू मिलिकॉन। रॉबर्ट एंड्रयू मिलिकॉन, तो R.A. मिलिकॉन भी होता है। बाकी आज गूगल का ज़माना है, आप चाहे तो इनका नाम ले लेकर देख सकते हैं कि कौन थे। ये अमेरिकी विद्वान था। ये कहाँ का था? USA का था, अमेरिका का था। अब देखिए इनका क्या योगदान रहा, तो इन्होंने इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किया। कभी पूछ लेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रदर्शन किनके द्वारा किया गया, तो इन तीनों लोगों के द्वारा किया गया। अब आपको दिमाग में रखना है कि प्रायोगिक प्रदर्शन कैसे किया गया, इस पर दिमाग नहीं लगाना अभी आपको। वही जो समझाया मैं उसी बात को उन लोगों ने और आगे बढ़ाकर इस बात को एकदम प्रायोगिक रूप से प्रूफ कर दिया कि हर्ट्ज ने जो बात कहा है वो एकदम 100% सही है। फिर इनके आगे, इनके बाद एक और व्यक्ति आ गया, और उससे तो आप भली भांति परिचित हैं, जिसका नाम है 1905 में। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि ये जो मिलिकॉन साहब हैं, अमेरिका के, काफ़ी काम किए हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। तो 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। 1923 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन लोगों को भी शायद नोबेल प्राइज़ मिला है। किस ईयर में मिला है ये मेरे आइडिया में नहीं है, दिमाग में भी नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़िए, अब इससे भी ज़रूरत है नहीं। 1905 में एक और व्यक्ति आया, ये भी जर्मनी का। ध्यान रखिएगा, जर्मनी में पैदा, लेकिन बाद में भाग गया कहाँ? USA। तो अंत में जाके न्यू जर्सी में ही मरे ये। न्यू जर्सी मतलब नई जर्सी पहन के नहीं मरे। अभी आप सुन रहे होंगे एक पिक्चर आ रही है शाहिद कपूर की, जर्सी, तो बस न्यू जर्सी अमेरिका का शहर है, और वहाँ पर ये मरे थे। तो बाद में USA में रहे ये। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। अब सोच रहे होंगे इतना सस्पेंस क्यों रख रहे हैं, पहले क्यों नहीं बता दे रहे हैं, ये इनकी आदत ठीक नहीं है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, तो इन लोगों की बातों को गणितीय रूप दे दिया। आप सुनते होंगे साइंस में इतनी बात तो पढ़े ही हैं, जैसे गति का नियम, तो गति का नियम कोई बताया, कोई उसका गणितीय रूप दे दिया, अलग अलग प्रकार से गणितीय रूप। तो ये भी बहुत ज़रूरत है ना, किसी चीज़ को पढ़ें कैसे, कैसे समझें। तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने आके 1905 में क्या कर दिया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को गणितीय रूप दिया। मैं एकदम जनरल स्टडी के हिसाब से बोल रहा हूँ, कहीं भी टेक्निकल अंदर नहीं घुस रहा हूँ, नहीं तो इसको हम बोल सकते हैं कि फोटोन के आधार पर उन्होंने ये किया, वो हमारे काम का नहीं है। फोटोन क्या है पीछे बताया हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव को गणितीय रूप दिया, और गणितीय रूप जब ये दिए प्रकाश विद्युत प्रभाव को, तो ध्यान रखिएगा 1920 शायद, देख लीजिएगा, ये चेक कर लीजिएगा, 1920 में ही या 1920 के आसपास इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब देखिए इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य रहा है तो वो क्या रहा है? द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण जो दिए थे वो आप बार बार सुनते हैं, E बराबर mc² क्या होता है, बहुत ढंग से मैंने क्लास में समझाया है इस बात को। मौका मिला तो लेक्चर को यूट्यूब पर भी डालेंगे। E बराबर mc², ये इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, जिसको सापेक्षिकता का सिद्धांत भी कुछ लोग बोल देते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता या सापेक्षिकता का सिद्धांत। बट उसके लिए उनको नोबेल नहीं मिला है। उनको नोबेल मिला है किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। गणितीय रूप दिया या गणितीय रूप से व्याख्या किया, और इस व्याख्या के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। क्या ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था क्या? मैं केवल लिख देता हूं, अपने काम का यहां ज्यादा है नहीं। 1/2 mv² मतलब इसको बोलते हैं ऊर्जा, गतिज ऊर्जा।
ई, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं ना उनकी गतिज ऊर्जा बताए, अभी समझाऊंगा। तो ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर को उन्होंने बताया था h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आवृत्ति है, ये है अंतिम आवृत्ति, ये है प्रारंभिक आवृत्ति। या फिर मैं ये चीज़ें मैं आपको पीछे थोड़ा सा समझाया हूँ, यहाँ आपको ये गणितीय रूप दिमाग में रखने की एकदम आवश्यकता ही नहीं है, मैंने सिर्फ बता दिया, आपको इसको दिमाग में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये न्यू नोट क्या है मैं आपको अभी आगे समझा भी दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत नहीं है। एच क्या है? प्लांक का नियतांक है। और मैं आपको पहले प्लांक का नियतांक इसीलिए पढ़ा दिया क्योंकि प्लांक का नियतांक जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, उस क्वांटम सिद्धांत ने कई नई चीज़ों को जन्म दिया है, वो एक आधार बना है, बैकग्राउंड बना है। तो ये इतनी कहानी थोड़ी सी फैक्ट में आ गई इतिहास में कि कैसे चला। अब अगर इतनी बात आपके दिमाग में आ गई हो तो हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पढ़ने हैं। और ये तो आपको मैं बोल के नहीं लिखवाऊंगा, मैं साइड हो गया, आप इसको खींच लीजिए। उम्मीद सारी बातें मैंने स्पष्ट यहाँ बोला है, इतना ही दिमाग में आपको रखना है। लगे तो रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है नहीं तो फिर डबल से इसी को पढ़ूंगा, कोई मतलब है नहीं। अब हम लोग प्रकाश, इसको मैं मिटा रहा हूं। और एकदम महत्वपूर्ण बात, अब आपको लग रहा होगा कि यार अभी तक समझ में नहीं आया, बोल रहे थे कि समझा देंगे, समझाएं, कैसे समझाते हैं कि अभी तक समझे नहीं हैं हम। तो उस बात को अब मैं दूर कर रहा हूं, आपकी सारी शिकायतें कि एग्जैक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमको जो 4 बातें जाननी है, 5 बातें जाननी है, वो 4 या 5 बातें हैं क्या। अब ध्यान से समझिए कि ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अब इतने विद्वानों का नाम मैंने आपको बता दिया। अभी एक बात और मैं बताऊं कि जो 1905 में आइंस्टीन साहब ने गणितीय व्याख्या किया ना, ध्यान रखो, इसको तुरंत मिटाऊंगा मैं, तो कॉपी में लिख लेना कहीं। गणितीय व्याख्या जो किया, इस व्याख्या 1906 से लेकर कम से कम 10 सालों तक 15 सालों तक मिलिकॉन को बड़ा आश्चर्य था कि ये सही है कि गलत है। वही मिलिकॉन जो पीछे लिखा हूँ, बहुत काम किया है इस पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। इसने मिलिकॉन को डाउट था कि यार ये आइंस्टीन जो बोला है सही भी है कि नहीं है। अब आइंस्टीन तो आइंस्टीन था, वो बहुत कुछ ऐसी बातें बोल दिया जिसको आज हम समझ रहे हैं, आज देख रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरंग बता गया, गुरुत्वीय त्वरंगों के बारे में बता गया, ब्लैक होल के बारे में बता गया, एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और सब आज पता चल रही है कि होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बता गए, जो अब जाके पिछले साल बना है, पीछे पढ़ाया हूँ। तो मिलिकॉन को डाउट था, लेकिन बाद में मिलिकॉन ने इसको, इसके गणितीय रूप का भी प्रयोगशाला में जाके प्रयोग करके दिखा दिया, पूरी तरीके से प्रयोग करके दिखा दिया कि इसका गणितीय रूप जो उन्होंने बताया है एकदम सही है। खैर, इन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी समझ लें, सुने रहें तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे आता है। अब आते हैं अपने बात पर। इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, कारण इसलिए क्योंकि बोर्ड पर ये लिखा रहेगा बीच में, तो आप परेशान होंगे कि बीच में कहाँ से आ गया। कई बार पढ़ते समय व्हाट्सएप भी चला लेता है आदमी ना, व्हाट्सएप आ गया, पता चला कि ये बीच में क्या लिखा हुआ है, फिर भूल जाएंगे। चलिए, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ नियम हैं, उनको ध्यान से समझना है आपको। नियम अभी हेडिंग डाल नहीं रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ, आप मत डालिएगा। प्रकाश वैद्युत या विद्युत एक ही बात है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। अब नियम तो इसके फिजिक्स हम पढ़ें अगर विशिष्ट लेवल से, तो 10-15 नियम निकल जाएंगे, उससे भी ज़्यादा नियम निकल जाएंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। देखो, जितने भी ये विद्वान थे, मैं सबको सामूहिक रूप से लेकर आपको समझा रहा हूँ, किसी विशेष विद्वान के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ये सारे विद्वानों ने अपने प्रयोगों में देखा क्या, ये बात आपको ध्यान से देखना है। क्या प्रयोग में देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये सतह है धातु, ये धातु है, इस धातु पर प्रकाश डाल रहे हैं। ये प्रकाश डाले, मान लो हॉट सी कर रहे हैं, प्रकाश डाले, और प्रकाश की आवृत्ति क्या है, पीछे 2 बार बताया हूँ। प्रकाश की आवृत्ति रख लिए, सुबह जो क्लास में रखा था वही रखता हूँ, 5 हर्ट्ज रखते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, और भी बताया हूँ कि साइकिल प्रति सेकंड होता है, 1/सेकंड भी होता है, तो आप हर्ट्ज समझो। 5 हर्ट्ज की आवृत्ति डाले, किसकी, प्रकाश की या विकिरण की, जो भी प्रकाश या विकिरण बात एक ही है। तो देखे कि यार इलेक्ट्रॉन तो निकल ही नहीं रहा है।
उन्होंने इधर तो देखा था कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, सबको लगा कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है। बोले अरे ये कैसे हो गया, हम तो देखे थे कि प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ तो प्रकाश पड़ा लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। फिर उनको लगा कि चलो रुको एक और काम करता हूँ। उन्होंने फिर से वही धातु लेते हैं और इस बार थोड़ा आवृत्ति को बढ़ाते हैं। मैं आवृत्ति की बात कर रहा हूँ, प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 4 क्यों ला रहे हैं, तो 3 ही लाता हूँ। आवृत्ति कर देते हैं कितना, 10 हर्ट्ज। और जैसे ही 10 हर्ट्ज किए तो देखे कि यार फिर से सतह से इलेक्ट्रॉन निकल के, अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के सतह पर आ गए, इलेक्ट्रॉन निकल के सतह पर आ गए। तो ये हर्ट्ज को ही हम अपने सेंटर में लेके चलते हैं। वैसे मिलिकॉन और हलवक्स ने किया था। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन से पूछा कि अरे यार तुम लोग, अभी मैंने लाइट गिराया था तो तुम लोग आए नहीं, और अभी 10 जब गिरा दिया तो आ गए। तो इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ने बोला जब कि 5 हर्ट्ज जब आप गिराए थे तो उस समय दूसरा एक था इनमें, उसने, जैसे बच्चों में होते हैं ना कि कई बार हम गलती करते हैं तो एक कोई बच्चा रहता है सबकी भंडा फोड़ देता है। तो इलेक्ट्रॉन बताया कि भैया इनको जब आप 5 हर्ट्ज दे रहे थे ना तो ये कम लग रहा था, इनको 5 हर्ट्ज कम था। 5 हर्ट्ज हमने दिया, बोला कि आओ भैया बारात में नाचो डीजे पर। तो ये सब बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमारा तो कमर दुख रहा है, हम नहीं डांस करेंगे, थकावट है बहुत ज़्यादा, डेंगू हुआ है, तकलीफ है, हम नहीं करेंगे डांस। क्यों बोल रहे थे ऐसा, क्योंकि उनको 5 हर्ट्ज मिल रहा था बस, और 5 हर्ट्ज का मोटिवेशन उनके लिए कम पड़ जा रहा था। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अंदर बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि हम डांस करने नहीं आएंगे, तुम जो म्यूजिक बजा रहे हो ना वो लाउड नहीं है, हम तो लाउड म्यूजिक पर ही डांस करेंगे। तो 5 हर्ट्ज पर एक भी नहीं निकल रहे हैं, सबका कमर दुख रहा है। जैसे ही 10 हर्ट्ज किए, लाउड म्यूजिक बचाना शुरू किए, या उनको मोटिवेशन ज़्यादा दे दिए, आओ समोसा कचौरी दोनों मिलेगा, यहाँ केवल समोसा, यहाँ समोसा प्लस कचौरी दोनों मिल रहा है। फिर ये क्या बोलते हैं, चलो अब कमर थोड़ा दर्द भी दे रहा है तो क्या आप कह रहे हो, तो निकल जाते हैं। हम लोग, इंसान भी बोलता है ना ऐसा, थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा रहे, नहीं जाएंगे यार, हम क्या करेंगे जाके वहाँ। और जैसे ही लगता है कि ठीक ठाक फ़ायदा होगा तो चलो ठीक है, आप जाता तो नहीं लेकिन आप कह रहे हो तो चल चलते हैं। वैसे ये इलेक्ट्रॉन बोले कि जब आप कह रहे हो, इतना लाउड म्यूजिक बचा ही दिए हो अब, तो थोड़ा बहुत तो डांस कर ही देते हैं। तो ये निकल के कहाँ आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। अब ये मैं कहानी आपको जनरल समझाया, इससे समझ में क्या आया, एक और काम किए वो, इन्होंने क्या किया, बोला कि और लाउड म्यूजिक बचाओ और ज़्यादा निकालो। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकले हैं कितने, 100 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इमेजिन कर लो 100 इलेक्ट्रॉन निकल के बढ़िया डांस कर रहे हैं, लेकिन सतह पर ही कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे हिल रहे हैं, बस ऐसे ऐसे हिलते हैं ना लोग, वैसे धीरे धीरे हिल रहे हैं, ढंग का डांस नहीं कर रहे हैं। नागिन वाला तो कर ही नहीं रहे हैं, सपेरा बने हुए हैं सब, केवल सपेरा बन के बजा रहे हैं सतह पर। नागिन वाला डांस जो झूम के करते हैं ना लोग, वैसा हो नहीं रहा है। तो इनको लगा कि ये काम करते हैं, थोड़ा और मोटिवेशन बढ़ाओ इनको, और लाउड म्यूजिक बचाओ, चाहे और इनको कचौरी के साथ अब ठंडा भी पिलाओ, गर्मी का दिन आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, इस आवृत्ति को, अब ये मत बोलो सर आवृत्ति बढ़ाते कैसे हैं, तो भैया प्रकाश है ना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पीछे पढ़ा दिया हूँ, उस स्पेक्ट्रम में से उच्च आवृत्ति की तरंग डाल दो। तो अब क्या, और थोड़ी सी आवृत्ति बढ़ा दिए, तरंग की आवृत्ति को बढ़ा के कर दिए कितना, 100 हर्ट्ज। और जैसे ही 100 हर्ट्ज कर दिए तो ये यहाँ पर तो केवल क्या था, समोसा प्लस चाय या कचौरी, यहाँ पर तो उनके लिए सब चिकन मिकन का भी व्यवस्था सब हो गया। अब ये तुरंत इनका कमर दर्द सही हो गया। और ये क्या, सतह पर आके अभी डांस कर रहे थे ना यहाँ, अब क्या हो गए, सतह से दूर भाग भाग करिए, यहाँ तक झूम झूम कर पूरा फुल नागिन डांस कर रहे हैं। पहले सपेरा बने थे, धीरे धीरे केवल यहीं पे लेट रहे थे, बजा रहे थे बस, कि अब इतना बोल दिए हो तो चलो कुछ तो कर ही लेते हैं। यहाँ जब 100 हर्ट्ज आवृत्ति पाए तो देखे कि वो तो दनादन दहाड़े मार मार के डांस कर रहे हैं, डांस क्या गा भी रहे हैं, इतनी ऊर्जा आ गई उनके पास। तो इन तीनों चीज़ों को मैं बताने से मतलब क्या निकल रहा है, मैं सिर्फ एक शब्द को समझाने के लिए इतना आपको बता रहा हूं, और वो शब्द का निष्कर्ष क्या है, इसका मतलब क्या है। ऐसे ही 4 चीज़ें बताऊंगा
और फिर नियम लिखवा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष क्या आया कि भैया ये जो धातु है ना, इस धातु के लिए एक विशेष आवृत्ति चाहिए, इसलिए उचित आवृत्ति बोल रहा था पीछे में। 5 हर्ट्ज की आवृत्ति जब हम डाल रहे थे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे थे। 6 किए तब भी नहीं निकला, 7 किए तब भी नहीं निकला, 8 किए तब भी नहीं निकला, 9 किए तब भी नहीं निकला, जब 10 किए तब जाके निकले हैं। मतलब 10 वो कम से कम आवृत्ति है इस धातु के लिए। हर धातु के लिए अलग अलग रहेगा, ध्यान रखिएगा, हर धातु के लिए अलग अलग रहेगा। तो हर एक धातु के लिए इसका मान अलग अलग है, और हर धातु के लिए एक निश्चित कम से कम आवृत्ति होती है जिस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन सतह से निकलना शुरू करते हैं, और इस आवृत्ति को हम बोलते हैं क्या? देहली आवृत्ति। दिल्ली नहीं बोल रहा हूं मैं, देहली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो निष्कर्ष क्या निकला कि प्रत्येक धातुओं के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु एक विशिष्ट न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। मैं बोल के लिखवाऊंगा तो यहाँ से आप थोड़ा राइटिंग गड़बड़ होगा तो दिक्कत मत करिएगा। प्रत्येक धातुओं के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने हेतु, या प्रत्येक धातुओं से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने हेतु एक विशिष्ट न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। अगर उससे कम आवृत्ति आप डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, बोलेंगे कमर दर्द दे रहा है या डांस नहीं करेंगे। इसी आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। कुल मिला के आप ये समझ लें कि हर एक धातु के लिए देहली आवृत्ति क्या होती है? अलग अलग होती है, और कम से कम देहली आवृत्ति तक नहीं डालेंगे आवृत्ति, उतनी आवृत्ति वाला अगर प्रकाश नहीं डालेंगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन सतह पर नहीं आएगा। यह आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात क्या दिमाग में रखना है कि यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो यहां पर भी 100 ही इलेक्ट्रॉन निकले। तो उनको लगा कि अजीब यार, हमने थोड़ा सा लाउड बजाया था, इतना प्रोत्साहन दिया, उसके बाद भी जो निकले थे यहां वो झूम झूम के यहां डांस करने लगे हैं, लेकिन और एक भी निकल के नहीं आया। तो क्या इसमें केवल 100 ही इलेक्ट्रॉन हैं कि और भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? तो फिर उन्होंने क्या किया? देखो एक चीज तो समझ लो कि आवृत्ति जो है गतिज ऊर्जा को तो बढ़ा दी, इसी को तो गतिज ऊर्जा बोलते हैं कि कितनी गति में वो आके यहां पे निकले हैं। ये बस सतह पर आके मरे से सपेरा जैसा सपेरा बजा रहे हैं, बस वो बीन बजा रहे हैं, ऊर्जा नहीं है। लेकिन जैसे ही 100 दिए तो इनमें गतिज ऊर्जा आ गई, दौड़ के दूर दूर तक जाके डांस करने लगे, लेट लेट के डांस करने लगे, मतलब उनकी गतिज ऊर्जा तो बढ़ गई। तो दूसरा एक निष्कर्ष और यहां हमको समझ में आ रहा है कि आवृत्ति बढ़ाने से, देखो देहली आवृत्ति से कम रखोगे, तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं, सीधी सी बात। देहली आवृत्ति तो वो मिनिमम आवृत्ति है जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए, और उससे इलेक्ट्रॉन निकल के बस सतह पर ही आएंगे। लेकिन आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक करने पर, आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से अधिक करने पर, दिख रहा है ना, अधिक करने पर आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से अधिक करने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब आसानी से वो गमन करेंगे, तभी तो धारा बनेगी ना। विद्युत धारा बनाना है, इलेक्ट्रॉन जितना अच्छे से प्रवाहित करेंगे, जितना तेजी से बढ़ेंगे आगे, उतना धारा बनेगी। तो आवृत्ति देहली आवृत्ति से अत्यधिक करने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये दो निष्कर्ष तो यहां हमको मिल गया कि अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति डालोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने नहीं है। थोड़ा सा आपको और समझा दूं मैं, आवर्त सारणी में जब हम पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे कुछ धातुएं क्षारीय धातुएं हैं और कुछ धातुएं सामान्य धातुएं हैं। अम्लीय मत बोलो, सामान्य। क्षारीय धातुएं हम देखेंगे कौन सी। तो क्षारीय धातुएं बहुत कम आवृत्ति पर ही निकलना शुरू कर देती हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब इनकी देहली आवृत्ति कम होती है, और हमारे लिए तो फायदेमंद वही है ना।
जो कम प्रकाश से ही कम आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन निकालने लगे। ज्यादा आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब क्या मतलब, गामा किरण डालना पड़ जाए तब क्या मतलब, एक्स किरण डालना पड़े तब क्या मतलब। तो हमको सोलर पैनल बनाना है तो हम प्रयास करेंगे कि धातु या मिश्र धातु मिलाकर ऐसी धातु बनाएं, ऐसी सतह बनाएं जिस पर जो हमारा दृश्य स्पेक्ट्रम है ना, विबग्योर वाला दृश्य स्पेक्ट्रम, सूर्य का दृश्य प्रकाश ही पड़े तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो कम आवृत्ति मतलब कम देहली आवृत्ति वाली धातु हमारे लिए अच्छी है, और नहीं होगी तो हम लोग मिला जुला कर मिक्स बना लेंगे कुछ, जिससे कि कम आवृत्ति पर ही निकले। ज्यादा आवृत्ति पर निकलेगा तो किस काम का। तो प्रौद्योगिकी में कंसेप्ट जो जरूरी है, और कंसेप्ट के लिए यह काम हो रहा है। तो क्षारीय जो धातुएं होती है ना, आगे पढ़ेंगे मिलेगा, उन बहुत कम आवृत्ति पर उनकी देहली आवृत्ति कम होती है, मतलब दृश्य प्रकाश, जो हमारा दृश्य प्रकाश है ना, दृश्य प्रकाश से ही इलेक्ट्रॉन निकालने लगते हैं। जबकि बाकी और बहुत सी धातुएं हैं जिन पे किसी को पराबैंगनी डालना पड़ेगा, किसी पे गामा, किसी पे एक्स, इस तरीके से डालना पड़ेगा। तो ये दिमाग में रखिएगा। अब ये एक कहानी से हमने दो निष्कर्ष निकाल लिया। अब उनके दिमाग में एक बात ये थी कि यार हमें तो इसमें देखना है कि और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। ये तो केवल 100 निकले हैं, और यहाँ आवृत्ति बढ़ा दिया तो वही 100 थोड़े एनर्जेटिक हो गए, थोड़े ज़्यादा गति में आ गए। इनकी संख्या कैसे बढ़ाएं। और गब्बर जैसा वो सोचने लगे कि यार केवल 3 ही आदमी हैं गांव में कि और भी हैं, केवल 100 ही हैं कि और भी हैं। तो क्या किया वो देखो, उसने क्या किया कि प्रकाश की इसी धातु सेम है, धातु बदल दोगे ना भैया, धातु बदल दोगे तो ये 10 पर नहीं हो सकता है कि 5 पर ही निकल जाए, और हो सकता है कि अधिक आवृत्ति वाली होगी तो 10 पर भी ना निकले, 20 पर निकले। तो मैं सेम धातु लेके आपको समझा रहा हूं, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है ये। तो वही धातु लिया और अब क्या किया, प्रकाश की जो ये प्रकाश डाल रहा है ना, इस प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तीव्रता क्या है। तो यहां फिजिक्स की क्लास नहीं है, बस इतना जनरल भाषा में आप समझ जाओ कि प्रकाश की तीव्रता मतलब कितना वाट जो ऊर्जा है कितने सेकंड में निकाल दे रहा है, वाट बटा में सेकंड, कितने सेकंड में कितना ऊर्जा निकाल दिया। सीधी सी बात, एक बड़ा सा हैलोजन लो, देखो वो कितना उजाला कर रहा है, और एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब लो, देखो कितना उजाला कर रहा है। ज्यादा उजाला कर रहा है उसकी तीव्रता ज्यादा है, जो कम उजाला कर रहा है उसकी तीव्रता कम है, इंटेंसिटी। और ध्यान रखिएगा, आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे और इधर भी पढ़े होंगे कि तीव्रता जो होती है ना, तीव्रता को इंटेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसी का तो मात्रक पढ़ते हो आप लोग, लूमेन लक्स वगैरह जो पढ़ते हो ना, ज्योति तीव्रता, एक तरीके से ज्योति तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता जैसी ही बात है, प्रकाश की तीव्रता ही है वो, कैंडेला, लक्स, लूमेन पढ़ते हो। तो इंटेंसिटी जो होता है ना, अब समस्या है कि हम पढ़ते तो हैं फिजिक्स में लेकिन समझने का प्रयास ही नहीं करते। अरे सोचो तो यार, जिस एग्जाम की तैयारी तुम कर रहे हो उसमें सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि एसडीएम बनकर जाओगे और बाद में धीरे धीरे डिमोट होकर पटवारी पे चले आए। वहां भी आपको चपलता से काम करना पड़ेगा। अगर आपको उच्च स्तर राज्य सेवाओं में रह के अगर मुख्य सचिव तक पहुंच जाना है, और अगर सिविल जो यूपीएससी वाली सेवाएं हैं उसमें रह के अगर आपको कैबिनेट सचिव और पीएमओ के सचिव तक पहुंचना है, तो नॉर्मल सचिवालय भी पहुंचना है, तो आपको चपलता से काम करना पड़ेगा। डोभाल साहब ऐसे नहीं बन गए हैं सुरक्षा सलाहकार। तो धातु, अब इंटेंसिटी तीव्रता जो होती है ना, ये तीव्रता क्या है, ऊर्जा जो होती है तीव्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकाश की जो ऊर्जा होती है ना, एनर्जी, वो तीव्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। खैर ये बात अभी दिमाग से हटाओ। उसने क्या किया, तीव्रता को बढ़ा दिया। ये जो तीव्रता इसकी थी ना, सेम वही लाइट, वही जो आवृत्ति यहाँ पे 100 दे रहा था, या 10 से नीचे तो निकलेगा नहीं, आवृत्ति 10 से नीचे तो निकलेगा नहीं, तो 10 ही डाला वो, लेकिन तीव्रता बढ़ा के डाला। और तीव्रता जैसे ही बढ़ा के डाला तो उसने देखा कि जो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन निकल के आए थे ना, 100 इलेक्ट्रॉन निकल के आए थे, वो हो गए कितने, 500। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 5 ही 100 थे। ये उस दिन नहीं हुआ था कि 5 ही 100 थे, मैं समझा रहा हूँ। 500 निकल के चले आए। तो उसने देखा कि यार बड़ा अजीब बात है,
उसने बोला कि अब समझ में मुझे आ गया कि आवृत्ति जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के लिए, इलेक्ट्रॉनों को सतह तक लेके आने के लिए काम करती है, और इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा निकलेंगे उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है तीव्रता पर। अब देखो, अभी इस तीव्रता बढ़ाते जाओ, तीव्रता जब बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन एक समय तो होगा ना कि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सारे अगर एक साथ निकलने लगे प्रति सेकेंड तो फिर तीव्रता बढ़ा के भी क्या फ़ायदा, निकलेंगे ही नहीं। मेरे जेब में इधर 20 रुपये हाथ डाल लिए, 20 रुपये निकाल लिए फट से, इधर जेब में हाथ डाल लिए 100 रुपये निकाल लिए, इधर हाथ डाल लिए 200 निकाल लिए, और उसके बाद हाथ डाले जा रहे हैं, कहीं भी कुछ निकल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उतना ही था ना। तो तीव्रता से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती तो है, लेकिन उतनी ही बढ़ेगी ना जितनी इलेक्ट्रॉन उसमें हैं। तो क्या कंसेप्ट यहां से निकल गया, इस प्रयोग से निकल गया कि फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर नहीं, बल्कि किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर। आवृत्ति पर नहीं निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। 3 बात तो बता दिया, तीव्रता पर निर्भर करती है। सब लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है। किसकी तीव्रता पर? प्रकाश की तीव्रता पर। अब अगली एक बात उन्होंने और देखा कि आखिर में जब हम उचित देहली आवृत्ति, समझ गए हो, उचित आवृत्ति का प्रकाश जब हम डालते हैं तो क्या प्रकाश के डालने में और इलेक्ट्रॉनों के निकलने में कुछ गैप होता है क्या? कुछ समय लगता है क्या? तो उन्होंने देखा कि यार समय कितना लगता है, सिर्फ 10⁻⁹ सेकेंड, बस इतने का गैप रहता है। तो उन्होंने बोला अरे कोई समय होता है ये? 1 सेकेंड का वैसे कोई औकात नहीं होता हमारे जनरल लाइफ में, और ये तो 0.0000008 जीरो लगाओ फिर 1 लगाओ सेकेंड। तो उन्होंने बोला नगण्य है, इसकी क्या मतलब है, हटाओ इसको। तो उन्होंने बोल दिया कि जैसे ही, इससे क्या रिजल्ट मिला कि जैसे ही प्रकाश डाला जाता है, वो प्रकाश कैसा होना चाहिए? देहली आवृत्ति का होना चाहिए कम से कम। और हर धातु की देहली आवृत्ति अलग अलग होती है, कई बार बोल बोल के बता दिया हूँ, दिमाग में बैठा लो। जैसे ही प्रकाश आपतित किया जाता है, वैसे ही तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। या इसी बात को थोड़ा सजा कर बोलो, घुमा फिरा कर बोलो तो बोलते हैं कैसे कि प्रकाश के आपतित होने व फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती है, टाइम लैग, कोई भी समय पश्चता मतलब कोई गैप होता ही नहीं है। गैप हमको पता है होता है इतना, लेकिन ये नगण्य जैसा है। अगर इतने सेकंड को भी हम अपने आंखों से फील करने लगते तो टीवी देख ही नहीं पाते, यूट्यूब पर आप मुझे देख ही नहीं पाते। ये सब कट कट के पिक्चर जुड़ रहे हैं आपस में, टेलीविज़न का सिद्धांत पढ़े होंगे। हमारी आंखें इस टाइप की नहीं है कि वो इतनी छोटी समय को भी फील करके देख लें। तो कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। दोनों बात एक ही है कि जैसे ही प्रकाश डालते हैं तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। शर्त क्या है कि उस प्रकाश की आवृत्ति उस धातु की देहली आवृत्ति के बराबर जरूर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये संख्या नहीं बढ़ाएगा, ये सिर्फ गतिज ऊर्जा को बढ़ाएगा। संख्या बढ़ाना है तो तीव्रता को बढ़ानी पड़ेगी। ये 4 बातें आपको दिमाग में रखना है। अब बोर्ड पर समझाते समय मैं कैसे लिखता हूं तो क्लास आप देख रहे हैं तो समझ में आ ही रहा है। साइड हो जा रहा हूं, एक बार इसका एक पिक ले लीजिए, आप अपने हिसाब से इसको जमा के कॉपी में बना लीजिएगा। मैं इसके नियम को बोलकर लिखवाऊंगा। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए भैया। इसको मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा हिस्सा मिटा देता हूं, या नहीं मिटाता हूं, पहले लिखवा ही देता हूं। हेडिंग डालो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। इसी में से नियम यहीं से लिखवाऊंगा, इसलिए मिटा नहीं रहा हूं अभी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, इसमें एक लाइन लिखिए। वैज्ञानिक
वैज्ञानिक लेनार्ड, अभी पीछे नाम इसलिए ले लिया था उनका, वैज्ञानिक लेनार्ड एवं मिलिकॉन ने, वैज्ञानिक लेनार्ड एवं वैज्ञानिक मिलिकॉन ने अपने प्रेक्षणों के आधार पर, अपने प्रेक्षणों के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित निम्नलिखित नियम दिए। और नियम तो बहुत दिए, उसमें से कुछ को मैं बता रहा हूं जो काम का यहां पे हमारे काम का है, सामान्य अध्ययन के। निम्नलिखित नियम दिए। अब देखो मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं डायग्राम बना के जरूर, मैं डायग्राम बना के ही लिखता हूं, आप चाहो तो डायग्राम बना के लिख लेना। जैसे नियम दिए तो 4 ऐसे तीर निकाल लो और एक एक में एक एक लिख लो, 4 तीर निकाल के। अगर पैसेज में लिखने का इरादा है पैसेज में लिख लो, आपकी मर्जी। तो पहला लिखो, सारी यही बातें मैं बता रहा हूं, पीछे से लिखवा रहा हूं, पहले यही बात लिखवा रहा हूं, आसान, तुरंत आपको हर बात समझ में आए, वैसे तो आपको सब समझ में आ गया है। तो पहला लिखिए, पहला पॉइंट, उचित आवृत्ति के प्रकाश के आपतित होने, उचित आवृत्ति के प्रकाश के आपतित होने एवं फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में, उचित प्रकाश के आवृत्ति के आपतित होने एवं फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई भी समय पश्चता नहीं होती है, कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। यही बात जो यहां लिखा है। और दूसरे शब्दों में यहां लिखा है कि जैसे ही प्रकाश आपतित किया जाता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, मैंने समझा दिया, पहला लाइन। दूसरा पॉइंट लिखिए, किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर, सतह पर नहीं लिखो, से लिखो बेटर रहेगा, किसी धातु की सतह से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले, प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान, प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती लिख लेना। तीव्रता बढ़ाओगे तो ज़्यादा निकलेंगे बाहर, अभी समझाया। तीव्रता कम कर दोगे कम निकलेंगे, 100 निकले थे, देख रहे हो ना। तो अनुक्रमानुपाती सब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनो। किसी धातु की सतह से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों या फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है? तीव्रता बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे प्रति सेकेंड, और अगर तीव्रता कम करोगे तो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे। मैंने इसको जनरल आपकी भाषा में कहानी के रूप में समझा दिया, उसको लिखवा रहा हूं। चलिए अगला लिखिए, अगला पॉइंट लिखेंगे आप, उत्सर्जित लिखो, प्रत्येक धातु के सतह से, प्रत्येक धातु के सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, और यदि इस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो, और यदि इस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होते हैं।
लाइन चेंज, इसी न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति की संज्ञा दी जाती है। इसी न्यूनतम आवृत्ति को देहली या इंग्लिश में कट ऑफ, मिटा दिया हूं, ले लिए होंगे आप उसका स्क्रीनशॉट, देहली आवृत्ति या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में रहोगे यार इतना बड़ा नियम कैसे लिखेंगे? अरे पहले समझ तो लो, देहली आवृत्ति कभी आ गया एग्जाम में तो उसके जस्ट नीचे लिखो प्रत्येक धातु के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है, लेकिन एक धातु के लिए हमेशा सेम रहेगा। लोहे के लिए हमेशा सेम, एल्युमिनियम के लिए हमेशा सेम, सीजियम के लिए हमेशा सेम, लेकिन अलग अलग के लिए अलग अलग। क्या लिखे हैं? प्रत्येक धातु के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। प्रत्येक धातु के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। अब तो ये तीसरा नियम था, तो ये आपको थोड़ा सा विस्तार लगा, तो उसके नीचे स्टार बना के लिखो, क्योंकि देहली आवृत्ति आपको समझ में आ गई है। तो अब आप स्टार बना के नीचे इसको संक्षिप्त रूप दे लो, नियम को नीचे लिख लो स्टार बना के। किसी धातु के लिए देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर, किसी धातु के लिए उसके देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। एक लाइन में हो गया, लेकिन समझ में आनी चाहिए ना। केवल इतनी बातें कॉपी में लिख दिया जाए, नोट्स में लिख दिया जाए तो क्या मतलब है? लूसेंट में भी लिखा होगा, समझ तो आनी चाहिए, इसलिए मैं सारी बातें समझा रहा हूं। एग्जाम में पूछ रहा देहली आवृत्ति, एमपीपीएससी के मेन से पूछ लेगा देहली आवृत्ति, तो आपको देहली आवृत्ति पता होनी चाहिए ना। अब देहली आवृत्ति के बाद अब अगला जो पॉइंट लिखो, ये बात तो समझ गए। अब अगला बिंदु लिखो, बातें समझा दिया हूं, उसको सिर्फ समराइज कर रहा हूं। तो अगला बिंदु लिखो, किसी धातु के सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तेजी से डांस कब कर रहे हैं? जब आवृत्ति बढ़ा रहे हैं। संख्या नहीं बढ़ रही है, बस ऊर्जा बढ़ जा रही है। तो लिखो किसी धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, किसी धातु के सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। उस धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी समझाया आपको, प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब आवृत्ति बढ़ाओगे, निकल के बाहर दूर दूर तक भागेंगे, और आवृत्ति कम रखोगे तो केवल सतह तक आएंगे, कम ऊर्जा रहेगी उनमें। और देहली आवृत्ति ही केवल रखोगे तो सतह पर आके, अभी बताया था, एकदम मरे हुए से पड़े रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम भी पढ़ लिए और प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है ये भी बात पढ़ लिए। अब लगे हाथों एक बात और, आप चाहे नियम में बढ़ा लो चाहे कहीं भी बढ़ा लो, उसको समझ लो। और उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। एक बात और समझ लो, और बाकी फिर तकनीक वाले मुद्दे में जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये सारी बातें वहाँ क्लियर कर देंगी। देखो अभी तक हमने किसकी किसकी बात कर लिया भैया? तो अभी तक हमने आवृत्ति की बात कर लिया, आवृत्ति की दो जगह बात कर लिया कि देहली आवृत्ति, कम से कम आवृत्ति जब निकल जाए, और जब बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तीव्रता की बात कर लिया, तीव्रता से क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा निकलती है, कम कर देंगे तीव्रता कम निकलेगी। दूसरा हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन के निकलने में और प्रकाश के पड़ने में कोई समय का गैप नहीं होता है।
किसी समय का गैप नहीं होता है, तुरंत निकल जाते हैं। थोड़ा सा समय गैप था तो नगण्य माना जाता है। और एक बात आपको दिमाग में यहाँ और रख लेना है कि आवृत्ति से ही गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये भी हमने देख लिया है। एक बात और समझ लो कि ऊर्जा यहाँ पे बोला ना कि तीव्रता और ऊर्जा एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती, स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये बात एक दिमाग में रख लो कि ये धातु की सतह पर जब प्रकाश डाला जा रहा है तो ऊर्जा है ना, ये तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में, मैं आपको इस सीरीज में शुरू में जाकर देखेंगे तो मैंने आपको एक बार बताया था कि इस ब्रह्मांड में का बा बोल के बताया था। उस समय चुनाव मुनाव भी बढ़िया चल रहा था, तो बोला था कि ब्रह्मांड में का बा, तो ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा है और क्या है, द्रव्य है, विकिरण है और द्रव्य है। तो ये ऊर्जा पड़ रही है ना इस पे, तो ये ऊर्जा का भी बड़ा महत्व है। एक विशेष ऊर्जा जब यहाँ मिल जाती है ना इसको, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। भाई आवृत्ति की बात कर लिए, तीव्रता की ऊर्जा का भी कर लो थोड़ा। तो हर एक देखो 2-3 धातु ले रहा हूँ, 2-3 धातु, यहाँ 4 धातु ले लिया, A B C D 4 धातुएं हैं। तो इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो इस प्रकाश की ऊर्जा एक निश्चित जब हो जाएगी, जैसे मान लो जब 10 जूल होगी ना ऊर्जा, तभी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन। इसको हम बोलते हैं क्या, कार्यफलन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। तो कुल मिला के इसमें पता चला कि जब 20 जूल हुआ तब निकला, इसमें 1 ही जूल में निकल गया, इसमें 2 जूल में निकल गया। और डेफिनेटली तीव्रता से और आवृत्ति से संबंध है इसका। तो ये कार्यफलन क्या होता है, तो समझो किसी भी धातु के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके माध्यम से या जिसको पाकर उसके सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन। आइंस्टीन साहब ने अपना समीकरण भी इसी के हिसाब से, वो जो न्यू नोट देख रहे हो ना, न्यू नोट, उसमें कार्यफलन को ही परिभाषित करके देखे हुए हैं। वो हालांकि न्यू आवृत्ति है, लेकिन अब वो डेरिवेशन पर नहीं जा रहे हैं, वहाँ आपको तकलीफ हो जाएगी। तो कार्यफलन क्या है, किसी भी धातु के लिए एक निश्चित ऊर्जा भी चाहिए होती है, और वो निश्चित ऊर्जा जब मिलेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो हर धातु के लिए कार्यफलन क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी बात को आप लोग जब केमिस्ट्री में आगे मैं आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा, हमारे सिलेबस में MPPSC में स्पष्ट लिखा है, और विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में बिना आवर्त सारणी के आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे। तो इसी बात को हम आयनन विभव बोलेंगे। आयनन विभव लगभग ऐसी ही बात रहेगी क्या, कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को भगा देने के लिए, बहुत मज़ेदार तरीके से आपको आगे समझाऊंगा ये बात मैं, आपके व्यवहारिक लाइफ से जुड़ा हुआ, यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो किसी भी विलक गैसीय परमाणु या किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, जो ऊर्जा देनी पड़ती है हमको, उस ऊर्जा को बोलते हैं आयनन विभव। तो यहाँ पर इसको आयनन विभव बोल रहे हैं, लेकिन प्रकाश वाले के टर्म में इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्यफलन। कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कब होंगे, बोलेंगे कि हमें ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा इधर से हम देख ही रहे थे मिल रही थी, लेकिन ऊर्जा के टर्म में हम क्या बोलेंगे कि वो कार्यफलन है। तो एक लाइन और जरूर लिख लीजिए आप लोग, हेडिंग डाल लीजिए कार्यफलन, नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिखो कार्यफलन, इंग्लिश में वर्क फंक्शन। बस ये लास्ट है, मतलब किसके, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। कार्यफलन, वर्क फंक्शन लिखो। उस न्यूनतम ऊर्जा को आप खुद भी समझ के लिख सकते हैं इस बात को, उस न्यूनतम ऊर्जा को जो किसी धातु के सतह से, उस न्यूनतम ऊर्जा को जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने हेतु आवश्यक होती है। फिर बोल दे रहा हूं, उस न्यूनतम ऊर्जा को जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का कार्यफलन कहलाती है, उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। प्रत्येक धातुओं के लिए उनके कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। प्रत्येक धातुओं के लिए उनके कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। अलग अलग धातु लेंगे, अलग अलग तीव्रता जैसी, ये आवृत्ति जैसी। अब हमारे डेली लाइफ में किसकी ज़रूरत है, सोलर पैनल बनाएंगे तो
ऐसा धातु लेंगे और नहीं होगा तो मिक्स धातु बनाएंगे जिसका कार्यफलन कम हो। कार्यफलन कम हो मतलब क्या? कम ऊर्जा से ही इलेक्ट्रॉन निकालने लगेगा। जिसकी देहली आवृत्ति कम हो मतलब क्या? कम आवृत्ति का प्रकाश डाला, इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश थोड़ी डाल पाएंगे, और डाल भी देंगे ज़्यादा आवृत्ति का विकिरण तो हमारे लिए नुकसानदेह है ना। एक्सरे कराने जाते हैं, क्यों बाहर फेंक देता है, बोलता है कि भैया जिसका कराना है वही अंदर रहो, बाकी भाग जाओ। कारण है इसीलिए कि वो हमको नुकसान पहुंचाएगा। जितना ज़्यादा आवृत्ति की तरंग कहीं डाली जाएगी उतना नुकसान केवल उसी को थोड़ी नहीं, और बाकियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बात तो पीछे के लेक्चर में सब समझाया हूं, देखिएगा आप। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक सामान्य अध्ययन के विद्यार्थी को जितना जानना चाहिए उतना मैंने फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को शामिल करके बता दिया। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग भी है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का कहाँ कहाँ उपयोग है, कहाँ कहाँ प्रयोग है, देखते हैं। क्योंकि उसको मैं यहाँ लिखूंगा 5-7 पॉइंट भी, तो 5-7 पॉइंट बोलने लिखने में कम से कम 10 से 15 मिनट चला जाएगा। तो अभी मैं आपको अगला टॉपिक ले चलता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का वीडियो यूट्यूब पर, विशेषकर यूट्यूब पर जब अपलोड करूँगा तो एक पार्ट बना कर अलग से कर दूंगा, और अब जो पढ़ा रहा हूँ उसको दूसरा पार्ट बना के डाल दूंगा, और तीसरा पार्ट तो आपके पास पहुँच गया होगा जो लाइव लेक्चर से ही रिकॉर्ड हो गया था। चलिए, तो इस बात का अगर आप फिर से आपको एक बार फाइनल स्क्रीनशॉट और लेना है तो ले लीजिए। खैर स्क्रीनशॉट मुझे जमता नहीं है, आप इसको बेहतर है कि देखिए और मेरे साथ शॉर्ट में तुक्का लगता है। शॉर्ट लाइव क्लास में बच्चे शार्ट बोलते हैं कि शार्ट में समझाइए, तो शॉर्ट जो होता है शॉर्ट में तुक्का लगता है। सही हो गया तो सही, गलत हो गया तो गलत। समझ के जाएंगे तो तर्क पे बातें करेंगे, तर्क पे लिखेंगे, और तर्क पर जब लिखेंगे तो गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे अगर आप भूले नहीं हैं तो, अगर आप बातों को समझे हैं तो। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा है द्रव्य की द्वैती प्रकृति। द्रव्य की द्वैती प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट।